आप सभी का रसायन विज्ञान के क्लास में फिर से स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 11 रसायन विज्ञान, द्रव्यों का वर्गीकरण। ये कक्षा 9 के लिए भी लाभदायक है। कक्षा 9 के भी बच्चों को आप कक्षा 11 में है तो बता दीजिएगा, यह सामान्य इंट्रोडक्शन है। द्रव्यों का वर्गीकरण, द्रव्य को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दो आधार पर द्रव्यों को बांटा जाता है। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण जिसको आपने पढ़े होंगे कक्षा 9 में कि द्रव्य की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके, वहाँ 9 में था, अब यहाँ 11 में आ गए हैं। तो यहाँ पे भौतिक वर्गीकरण, द्रव्यों के वर्गीकरण में पहला होगा भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य को 3 वर्गों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, द्रव्यों का भौतिक वर्गीकरण जो है ठोस, द्रव, गैस, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, ठोस, द्रव, गैस। दूसरा इसमें होता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण में इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 तत्व, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 मिश्रण। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण में 3 तरह के बांटे गए हैं, 3 तरह से: तत्व, यौगिक और मिश्रण। सबको बारी बारी से हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, ठोस क्या होता है? वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे आयतन क्या होता है। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। तो यानी ठोस का जो स्थान घेरना है वह निश्चित होगा और वह आकार भी निश्चित होगा, किसके कैसा उसका आकार है। ठीक है, तो ठोस में क्या होगा? वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, कोयला, यह सारी चीज़ें ठोस में आ जाएंगी। नंबर 2 पे आता है द्रव। द्रव क्या होता है? वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है उसे हम द्रव कहते हैं। जैसे कोई भी तरल पदार्थ, जैसे जल है, जल को अगर 1 लीटर जल है उसको आप बोतल में रखेंगे तो उतना ही स्थान घेरेगा, बाल्टी में रखेंगे तो भी उतना ही स्थान घेरेगा। 1 लीटर है तो 1 ही लीटर इतना स्थान घेरेगा, पर उसका आकार क्या होगा? बदल जाएगा। भाई बोतल में रखोगे बोतल के आकार का हो गया, जग में रख दिए तो जग के आकार का हो गया, बाल्टी में रख दिए तो बाल्टी के आकार का हो गया। तो ऐसे करके उसका आकार बदल जाएगा। यानी द्रव उन पदार्थों को कहेंगे जिनका आयतन निश्चित हो पर आकार अनिश्चित हो, उसे हम द्रव कहते हैं। जैसे तेल हो गया, घी हो गया, तरल घी, और पानी हो गया, दूध हो गया, ये सारे द्रव में आ जाएंगे। गैस की बात कर लेते हैं। गैस क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, मतलब कितना स्थान घेरेगा, किसके आकार का होगा, ये सारी चीज़ें निश्चित ना हो, बदल सकती हो, तो उसको हम बोलेंगे गैस। गैस में कोई भी गैस हो जाए, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, कोई भी गैस हो गया, वह सब गैस में आ जाएंगे जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होगा। ये सामान्य चीज़ें हैं जिसको आप 9 में पढ़ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं, इसको भी पढ़े हैं पर जान लेते हैं सबको डिटेल में। देखिए, तत्व और यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या होता है? ये किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग होता है जिससे छोटा होना संभव न हो, अर्थात किसी पदार्थ का वह छोटा भाग जिसे किसी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा सरल न किया जा सके, तो उसे हम बोलते हैं तत्व। तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब नाम सारे क्या हो जाएंगे? तत्व में आ जाएंगे। अब तक लगभग में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से 92 जो तत्व हैं वह प्राकृतिक हैं और लगभग 26 जो तत्व हैं वह मानव निर्मित हैं। और एक चीज़ बता दें कि हमारे शरीर में, यानी मनुष्य के शरीर जो बना है, लगभग 90% जो भाग बना है 3 तत्वों से मिल करके बना है: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यह हमारे शरीर में 90% तक पाया जाता है। जो तत्व हैं उसमें मैक्सिमम यानी ज़्यादातर धातुएं ही होती हैं और धातुओं की संख्या बहुत कम है। ठीक है, फिर तत्वों को भी 3 वर्गों में बांटा गया है: धातु, अधातु और उपधातु।
ठीक है। तत्वों को भी 3 वर्गों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। बात कर लेते हैं धातु का। शार्ट में क्या होता है? धातु वे तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Na+ बना लेगा। मैग्नीशियम है जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Mg पर 2+ बना लेगा। तो इस तरह से सोडियम मैग्नीशियम धातु हो गए। और इसके गुण होते हैं कि धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इसमें आघातवर्धन्यता पाई जाती है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब इनका प्रवाह हो जाएगा किसका? विद्युत और ऊष्मा का एक छोर से दूसरे छोर की तरफ धातुओं में। ठीक है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी धातुओं में एक सामान्य इसका गुण हो गया। पहला चीज़ क्या है कि धातु जो होते हैं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। और इसके गुण में जैसे ये कठोर होते हैं, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है कि खींच करके तार को बना सकें, तन्यता हो गया। आघातवर्धन्यता का मतलब जिसको पीटे तो पतला चादर बन जाए, तो धातुओं में ये भी गुण पाया जाता है, उसको पीटने पर वो चादर बन जाता है। चलिए आप बात कर लेते हैं अधातु का। अधातु क्या होते हैं? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन पे 2- आ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया? अधातु हो गया। वैसे सल्फ़र हो गया, सल्फ़र भी 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो सल्फ़र पे 2- आता है। ठीक। और उसी तरह से आपका क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन के वाय कोश में जानते हो कितना पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं? 2, 8, 7 लिखते हैं ना। क्लोरीन का 17 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2, 8, 7। एक इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण करता है तो यह बना लेता है 2, 8, 8। तो ये क्लोरीन हो गया अधातु। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाएंगे उन्हें धातु, जो ऋण आयन बनाएंगे अधातु। अधातु में गुण क्या होगा? ये कठोर नहीं होते हैं, इनमें आघातवर्धन्यता नहीं पाई जाती है, इनमें ये भंगुर होते हैं या इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। बात भंगुरता क्या होता है? कोई भी पदार्थ है उसे तोड़ने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं भंगुर पदार्थ, और इस गुण को बोलते हैं भंगुरता। ये कठोर भी नहीं होते हैं। अधातुओं में विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं होता, अर्थात ये विद्युत के ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है। इन्हें पीट करके हम कोई चादर नहीं बना सकते, पतली परत नहीं बना सकते, यानी इसमें आघातवर्धन्यता नहीं होती है। ठीक है। अधातु। उपधातु में क्या होता है? उपधातु जो होते हैं इनमें धातु और अधातु के बीच का गुण पाया जाता है। यानी कहने का मतलब कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं उपधातु। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब उपधातु में आते हैं। चलिए यहाँ पे तत्व का काम ख़त्म। बात कर लेते हैं यौगिक की। यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक है। 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में एक निश्चित अनुपात में मिल करके जो भी पदार्थ बनाएंगे उसे हम यौगिक कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो बना लिया जल, तो यह निश्चित अनुपात में मिला तो यहाँ पे बन गया जल। वैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। कार्बन और O2 मिला तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है। तो इनका एक निश्चित अनुपात में ये सब मिलेंगे, यानी कार्बन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो जो भी पदार्थ बना, जैसे ये दोनों मिले तो ये पदार्थ बनाए तो इसको हम यौगिक बोलेंगे। कार्बन ऑक्सीजन मिल करके ये पदार्थ बनाए तो इसको भी हम यौगिक कहेंगे। यानी कहने का मतलब साफ है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित संयोग पदार्थ करें तत्व कह लीजिए, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जो यौगिक होते हैं उसको हम भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा तत्वों में अलग कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ आप और जान लीजिए कि जो यौगिक होते हैं उनको भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा तत्वों में भी अलग किया जा सकता है। जैसे कि आपका H2O जल है, ठीक है,
इसको हम भौतिक यानी यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे H2 + O2 बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका यौगिक में हो जाएगा काम।